साहित्य विवेक का ये मंच है और आप सभी वाकिफ हैं कि हम लगातार पिछले 6-7 कड़ियों से तुलसीदास जी की चर्चा कर रहे हैं और चर्चा का जो केंद्र है, आप सभी जानते हैं, इसको वाकिफ हैं। हमारे बहुत प्रिय कवि आलोचक डॉक्टर विनय विश्वास की अभी जल्द ही प्रकाशित हुई पुस्तक तुलसीदास की काव्य शक्ति और संदर्भ रामचरितमानस के बहाने, इस किताब को केंद्र में रखकर हम लगातार पिछले कई हफ्तों से इस पुस्तक पे चर्चा कर रहे हैं। आज इस कार्यक्रम की इस चर्चा की अगली कड़ी है और इस कड़ी को, इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ में कवि आलोचक डॉक्टर बली सिंह, प्रोफेसर बली सिंह और हमारे बहुत प्रिय सर जिन्होंने हमें एक लंबे समय से पढ़ाया है, वो आज इस पुस्तक पे अपनी बातें रखेंगे, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले कि इस चर्चा को औपचारिक तौर पे शुरू किया जाए, आगे बढ़ाया जाए, मैं अपनी तरफ से कुछ एक बातें प्रोफेसर बली सिंह के बारे में कहना चाहूँगा और आगे से मैं बली सर कहने की अनुमति आप सभी से चाहूँगा कि मैं, क्योंकि सर को इस तरीके से बुला नहीं पाता हूँ। सर का जन्म दिल्ली के ही गांव राजपुर में 1 जनवरी 1961 को सर का जन्म हुआ था। सर की तमाम जो शिक्षा है वो दिल्ली में ही हुई है। दिल्ली विश्वविद्यालय से ही सर ने एमए, एमफिल और अपनी पीएचडी की पूरी पढ़ाई की। आप सभी जानते हैं कि सर जो है हिंदी विभाग किरोड़ीमल कॉलेज में प्रोफेसर हैं और लंबे समय से सर की कविताएं हमने पढ़ी हैं, सर के आलोचनात्मक लेख हम सभी लोग पढ़ते रहे हैं और ये हम सभी लोगों की एक बड़ी संख्या है। सर का मैं सबसे पहले शुरू करना चाहूंगा सर की कविताओं से बात करना। सर के 2 काव्य संग्रह जो प्रकाशित हुए, पहले आंखों की हदों से और अभी कुछ समय पहले, कोरोना काल से थोड़ा समय पहले, अभी बाकी है नाम से दूसरा काव्य संग्रह सर का प्रकाशित हुआ। सर की कई एक आलोचनात्मक पुस्तकें प्रकाशित हुई, जिन महत्वपूर्ण पुस्तकों का जिक्र करना मुझे जरूरी लगता है उनमें नवजागरण और आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचनात्मक पुस्तक है जिसको जरूरी तौर पे पढ़ा जाना चाहिए। और मैं इस बात को रेखांकित करना चाहूंगा कि ये हिंदी साहित्य का भक्ति काल के बाद दूसरा महत्वपूर्ण दौर है नवजागरण का। और रामचंद्र शुक्ल जिस तरह की एक आलोचना के व्यक्तित्व रहे हैं, उनकी बहुत गहरी छाप हिंदी साहित्य पर और आलोचना पर ही नहीं, समूचे हिंदी लेखन पर शुक्ल जी की छाप रही। तो ये पुस्तक उस मायने से बहुत सारी बातें, बहुत सारे संदर्भ हमारे सामने रखती। इसके अलावा कविता की समकालीनता नाम से एक सर की आलोचनात्मक पुस्तक है। और इसके अलावा जिसको मैं रेखांकित करना चाहूंगा, सर ने उत्तर आधुनिकता और हिंदी आलोचना, समकालीन हिंदी आलोचना नामक जो पुस्तक सर की है, आलोचना की पुस्तक है, और उसमें बड़े लेख और बहुत व्यवस्थित और एक समय को लेकर लिखे हुए लेख इस पुस्तक में हमें पढ़ने को मिलते हैं। इस बात को फिर से मैं रेखांकित करना चाहूंगा कि 1980 के बाद और खास तौर से भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो 1990 के बाद का जो दौर है, जैसे अवधारणा के तौर पर हम उत्तर आधुनिकता की संज्ञा देकर चलते हैं, लेकिन ये बहुत ही बुनियादी तौर पर परिवर्तनों का दौर है और इसको आज नहीं कल एक तीसरे बड़े फेज के तौर पे देखा जाएगा, इस पे सोचा जाएगा, समझा जाएगा। ये पुस्तक उत्तर आधुनिकता और समकालीन हिंदी आलोचना इस दौर के बहुत बुनियादी सवालों को, बहुत बुनियादी तनावों को, जटिलताओं को एड्रेस करने की कोशिश करती है, उनसे संवाद करने की कोशिश करती है। और
यहाँ एक ही चीज मैं जोड़ना चाहूंगा कि ये समूची पुस्तक एक इस तरह के संवाद को संभव बनाती है, जो संवाद बहुत गहरी प्रतिबद्धता के बावजूद, बहुत वैचारिक स्पष्टता के बावजूद, किसी तरह के सामान्यीकरण या किसी तरह के एक 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 पक्ष में खड़े होकर बात करने से बचती है, और जिन सवालों को और जिन मुद्दों को समझने, समझाने और सुनने की कोशिश करती है, वो बड़ी उल्लेखनीय है। मैं इससे पहले कि मैं सर की तरफ बढ़ूं, मैं दो बातें बहुत मुझे लगता है कि मुझे कह देनी चाहिए। एक ये चीज कि सर की कविताओं के पढ़ने के हम सभी लोग आदी हैं, और खास तौर से मतलब मैं अपनी व्यक्तिगत तौर पे बात करूं तो जिन जिन कुछ एक चीजों से इश्क रहता है सर की कविताएं उनमें है। सर की कविताओं का एक अलग ही टोन है, और उस टोन की आरंभिक शक्ल, वो कह दें कि उस टोन का बचपना अगर देखना कोई चाहे तो सर के शुरुआती जो काव्य संग्रह हैं, जो संयुक्त काव्य संग्रह हैं असल में, आस्था की कविताएं और अष्टाक्षर नाम से, उन काव्य संग्रहों में सर की वो कविताएं हमें पढ़ने को मिलती हैं। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं अंत में बस एक ही बात कहते हुए कि देश की तमाम पत्रिकाओं में लंबे समय से, एक लंबे अरसे से सर की कविताएं प्रकाशित हुई हैं, सर के आलोचनात्मक लेख प्रकाशित होते रहे हैं, उन्हें बहुत स्नेह के साथ, प्रेम के साथ पढ़ा गया है। आलोचक डॉक्टर बली सिंह के बारे में जितना मैं समझ पाया हूँ आज तक, वो ये कि आलोचना अक्सर केंद्र बना के चलने वाली विधा है। केंद्र के बिना आलोचना को साधना थोड़ा मुश्किल काम है। वो काम हमें बली सर के व्यक्तित्व में ही नहीं दिखाई पड़ता, उनके आलोचनात्मक लेखों में दिखाई पड़ता है। वो अपनी आलोचना में अक्सर बहुलता को और ऐसे हाशियों को तलाशने की कोशिश करते हैं, केंद्र में लेके आने की कोशिश करते हैं, उन्हें सुनने और बाकियों को सुनाने की कोशिश करते हैं, जिन्हें सामान्य तौर पर वामपंथी और मार्क्सवादी आलोचना में या तो सामान्यीकरणों से ढक दिया जाता है या अनसुना कर दिया जाता है। मैं आज की जो चर्चा तुलसीदास की और डॉक्टर विनय विश्वास की पुस्तक को केंद्र में रखकर ये चर्चा हो रही है। तुलसीदास जी बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं, और मैंने पिछली कड़ियां सुनी है। एक बड़े कवि को जब अपने वर्तमान में याद किया जाता है तो वो पूरा का पूरा वर्तमान तमाम अपने सवालों के लिए वो तमाम सवाल उस कवि के सामने खड़े हो जाते हैं। आज की चर्चा में हम देखेंगे कि ये जो दौर, वैश्विक समाज के जिस दौर में हम लोग हैं, इसमें मध्यकाल की एक बहुत महत्वपूर्ण कवि और उस कवि की काव्य शक्ति किस तरह की थी, इस पे केंद्रित आज की चर्चा होगी। मैं बात रखने के लिए हमारे प्रिय बली सर और प्रोफेसर बली सिंह को आमंत्रित करना चाहूंगा। सबको नमस्ते, सबको जो है मेरी नमस्ते। और मैं साहित्य विवेक का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इस जो है वो विनय की किताब पर और तुलसीदास पर उसके बहाने लंबे समय से जो है चर्चा चल रही है। दरअसल इस साहित्य विवेक प्लेटफॉर्म पर, और ये अपने आप में बहुत महत्व का कार्य कर रहा है। आगे भी हो सकता है तुलसीदास के अलावा भी और विषयों पर भी ये इस तरह की जो है वो चर्चा और बातचीत की श्रृंखला की शुरुआत करें, उम्मीद है। सबसे पहले मैं विनय विश्वास को बधाई देता हूँ अपनी किताब के लिए। विनय की किताब जो तुलसीदास की काव्य शक्ति, संदर्भ रामचरितमानस, ये किताब जो है वो ईस्वी चाई है। और विनय विश्वास ने इस किताब को अगर आप देखेंगे तो ये बहुत परिश्रम से लिखी गई किताब है, और बहुत मन से लिखी गई किताब है। इसको पढ़ते हुए भी लगता है कि जो है बीच बीच में आलोचक डिटेल्स में जो है वो चले जाते हैं, विनय विश्वास डिटेल में चले जाते हैं और डूब के जैसे मान लीजिए कोई जो मोती निकाल रहे हो,
है। इस तरह से जो है वो पढ़ते हुए जो है महसूस होता है किताब को। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये किताब इस दौर में लिखी गई है जबकि आप सब लोग जानते हैं कि तुलसीदास जो है वो किस रूप में जो है इन दिनों लोग तुलसीदास को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, बातचीत करते हैं उन पर। और जो है एक एक धार्मिक दृष्टि से तुलसीदास जो है इन दिनों बहुत ही ज्यादा एक तरह से लोकप्रिय है। एक सेकंड, थोड़ा सा ये ठीक से आ नहीं रहा था। तो धार्मिक दृष्टि से इन दिनों आप देखेंगे कि तुलसीदास को अधिक याद किया जा रहा है, जबकि एक परंपरा रही है। हाँ, सिर्फ जो है वो धार्मिक दृष्टि से नहीं बल्कि प्रगतिशील आलोचकों की और उससे पहले जो तर्क को महत्व देने वाले आलोचक हैं, तर्क परक दृष्टिकोण को महत्व देने वाले आलोचक हैं, जनता को जन जीवन को महत्व देने वाले, वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की किताब आई है। और भी कई आलोचकों ने उस पर लिखा, यानी रामचंद्र शुक्ल ने अपनी अपना काम किया। तुलसीदास पर एक किताब उनकी आई, नवजागरण के संदर्भ में तुलसीदास को देखने की कोशिश उन्होंने की। और फिर जो है इसी परंपरा में हम आगे देखेंगे तो हमारे गुरुवर डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी की किताब लोकवादी तुलसीदास आती है, जो प्रगतिशील परंपरा में मानी जाती है और जिसमें दृष्टिकोण उसका जो है ये मार्क्सवादी दृष्टिकोण से एक तरह से सोची और लिखी गई किताब है। सवाल ये आया था कि बहुत सारे लोगों ने जब तुलसीदास पर काम किया तो लोग ये कहते थे कि भाई इसमें ये प्रगतिशीलता क्या है जो ये प्रगतिशील आलोचक इस पर जो है वो लिख रहे हैं दरअसल। तो ये बहुत सारी चीजें, इस चुनौती को स्वीकार करते हुए बहुत सारी चीजें जो है वो गुरुवर डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी ने अपने उस किताब में लिखी। और डॉक्टर रामविलास शर्मा ने तुलसीदास जी पर काफी लिखा। उनके कई लेख हैं जो बहुत महत्वपूर्ण लेख हैं। तुलसीदास पर उन्होंने लिखा, मध्यकालीन समाज और तुलसीदास। अच्छा, इसके अलावा जो है वो तुलसीदास पर और भी इस कई लेख हैं उनके। तो उन्होंने भी इस परंपरा को कि प्रगतिशील तत्व, प्रगतिशील विशेषताएं क्या है उनका, इनका प्रगतिशील महत्व क्या है तुलसीदास का, ये अपने आप में देखिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। और इस माहौल में तो और अधिक जो है वो चुनौतीपूर्ण कार्य है कि हम उनकी जो है वो प्रगतिशीलता को रेखांकित करें, उजागर करें, उद्घाटित करें दरअसल। और डॉक्टर विनय विश्वास ने, मेरे मित्र हैं विनय विश्वास, काफी सालों से हम लोग रिसर्च साथ साथ हम लोगों ने किया, पढ़े साथ साथ दरअसल। और ये देख के अच्छा लगा कि उन्होंने इसी परंपरा में जो है इस किताब को लिखा है। यानी इस दौर में ये जो एक तरह का माहौल बना दिया है कि तुलसीदास जो है वो राम और श्री राम, अब तो सिया भी गायब हो गई है, जय जय सिया राम नहीं चलता है। तो इस पूरे माहौल में बहुत सारी ऐसी शक्तियां भी सक्रिय हुई जिन्होंने जो है वो तुलसीदास की आलोचना बहुत की कि ये तो जो है वो एक तरह से ऐसी शक्तियों का, ऐसी ऐसी अस्मिताओं का जो है विरोधी विचार है जो लगातार जो है वो समाज के उत्पीड़न को झेलती रही हैं। ये भी एक चुनौती जो है वो सचमुच जो है वो विनय विश्वास के सामने रही होगी। दरअसल थोड़ी सी हम लोग अगर इस पर बात करें तो इस पूरे माहौल पर अगर थोड़ी सी बात करें तो ये और भी स्पष्ट होगा कि आप देख रहे हैं कि इन दिनों जो है भूमंडलीकरण की वजह से, ग्लोबलाइजेशन की वजह से दो चीजें जो है वो आप लोगों को दिखाई पड़ेंगी जो घटित हुई। एक तो जो है भूमंडलीकरण की वजह वजह से क्या हुआ है कि उपभोक्ता जो संस्कृति है, उपभोक्तावादी संस्कृति है, उसका जो है वो बहुत अधिक जो है वो उसमें क्या है, उसको कहेंगे कि जो है ग्रोथ हुई है, वृद्धि हुई है। ग्रोथ अच्छे अर्थ में गुरुजी कहते हैं, अच्छे अर्थ में प्रयुक्त नहीं होता है ग्रोथ। तो तो उसमें जो है वो वृद्धि हुई है, काफी बढ़ावा एक तरह से उसको मिला है उपभोक्ता संस्कृति को। और दूसरी तरफ क्या हुआ है कि बहुत सारी ऐसी अस्मिताएं जो हाशिए की अस्मिताएं हैं, जिनको हम लोग जो है वो अस्मिताएं क्या है वास्तव में, वो समूह हैं, विभिन्न तरह के जो है वो मानव समूह हैं।
आजकल समाज को हम लोग समाज नहीं कहते हैं, दरअसल उसको भी एक तरह से मानव समूह ही कहते हैं। यानी कोई एक समाज नहीं है, अनेक तरह के मानव समूह हैं, अच्छा, जो मिलके एक व्यापक सामाजिक संरचना का निर्माण करते हैं। नहीं तो उनकी अपनी पहचान होती है, उस पहचान के लिए जो है संघर्ष करते रहते हैं, जिनकी नहीं होती वो मानव समूह, वो मनुष्यों के समूह। तो ऐसे मनुष्यों के समूह हैं जिन्होंने वो चेतना भी आई कि जो है वो केंद्र की बजाय हाशिया को महत्व दिया जाए, और हाशिए की जो है वो अस्मिताओं की तरफ जो है वो एक तरह से काफी ध्यान देने की जरूरत है, साहित्य में भी, विचार में भी, जीवन में। और इसी क्रम में कुछ तो ऐसे हैं कि जो है उनकी तरफ वैचारिक रूप में गए, उनके साथ दूसरे जो है वो खुद जो है ऐसे समूह हैं जो अपने जो है अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, और अपने जो है वो अपनी पहचान की लड़ाई लड़ रहे हैं, और अपने जो है उत्पीड़न के विरोध में लड़ रहे हैं। सामाजिक उत्पीड़न नवजागरण में शुरू हुआ था कि ये कि जो है इस तरह की बातें कि जो है स्त्री उत्पीड़न और जो है वो दलित उत्पीड़न, और निराला ने ही दलित शब्द का पहली बार प्रयोग भी किया। तो ये रुझान उस समय आ गया था, लेकिन उस समय तक क्या था कि एक व्यापक साम्राज्यवादी लड़ाई चल रही थी, और इन जो है इन मुद्दों को, इन मसलों को एक तरह से पीछे छोड़ दिया। कुछ कुछ लिखा सुधारवादी नजरिए से लिखा गया। अब ये लोग जो है वो इस तरह की जो शक्तियां हैं, अस्मिताएं हैं, ये केवल सुधारवादी नजरिया नहीं चाहती। ये दरअसल क्या है कि जिस उस संस्कृति की मांग कर रही है जिसमें बराबरी का जो है वो हक दिया जाए, यानी बराबरी की संस्कृति, मनुष्य की बराबरी की संस्कृति, कि बराबर समझा जाए भाई, इनको भी और इनको भी और इनको भी, इस तरह की जो है वो चेतना है। और इस चेतना के तहत जो है, जब उनको लगता है कि समाज, अगर मान लीजिए जिस तरह का समाज है, तुलसीदास जो है जिस तरह के समाज की बात करते हैं, वो तो जो है वही ढांचा वही है, सामंती ढांचा है। अपने समय में उन्होंने, भाई जिस समय तुलसीदास थे उस समय ढांचा वही था, सामाजिक ढांचा। और उस ढांचे को कैसे जो है वो कोई बेहतर जो है वो के रूप में प्रस्तुत किया जा सके, इसकी कोशिश तुलसीदास ने अपने समय में की है दरअसल। तो चूंकि ढांचा वही है, उसको हम सामंती ढांचा कहते हैं दरअसल। और उस सामंती ढांचे में वर्णाश्रम व्यवस्था है, और वर्णाश्रम व्यवस्था के, अब ज्यादातर इन दिनों जो जो दलित पक्ष से जुड़े हुए हैं वो कहते हैं कि ये वर्णाश्रम व्यवस्था के समर्थक हैं, तो इसलिए भाई वो तो आमतौर पर इनको स्वीकार नहीं करते हैं अंदर। और दूसरे जो है वो स्त्रियों का भी सवाल इसमें आता है। सवाल ये है कि भाई जो जो ढांचा है उसमें सामंती ढांचे के साथ साथ वो जो है एक तरह का पुरुष वर्चस्व वाला भी ढांचा है, हाँ, जिसको पितृसत्ता कहते हैं, तो उस तरह का ढांचा है। तो उनके लिए भी ये अनुकूल नहीं है दरअसल। अब अगर ये अनुकूल नहीं है, इसी तरह की और भी जो है वो इस तरह के जो है वो समूह हैं, मनुष्य के समूह हैं, जो इन चीजों की चिंता करते हैं, और इसके संदर्भ में हम लोग तुलसीदास को समझने की कोशिश करें कि जो इन दिनों जो जो अस्मिताएं उभर कर आई हैं, जो अपना जो है संघर्ष कर रही हैं दरअसल, इस समाज में जो है वो बराबरी के हक के लिए लड़ रही हैं, उनको देखते हुए जो है कि तुलसीदास में ऐसी और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आज के संदर्भ में हमें नए सिरे से तुलसीदास को देखने समझने के लिए प्रेरित कर रही हैं दरअसल। विनय, मैं विनय की किताब पर भी आऊंगा, अभी आता हूं थोड़ी देर में, और इन चीजों पर हम लोग फिर जो है वो कौन सी ऐसी जो है चीजें हैं जो तुलसीदास को महत्वपूर्ण कवि के रूप में, इस दौर में भी महत्वपूर्ण कवि के रूप में जो है वो उनकी पहचान कराती हैं। और ये सवाल जो है वह विनय विश्वास ने दरअसल अपनी किताब में, देखिए, यूं तो देखने के लिए 3-4 चैप्टर ही हैं इसमें, ज्यादा नहीं। एक तो भूमिका है, प्राक कथन है, दूसरा जो है वो भावबोध और कथानक है, तीसरा मनुष्य के विविध रूप हैं, और चौथा उनका काव्य सौंदर्य है। यानी प्राकथन को छोड़ के तो 3 ही है एक तरह से। ये इन 3 अध्यायों में दरअसल इन्होंने
अलग अलग चीजों को, मनुष्य के विविध रूपों को लिया, भावबोध और कथानक को लिया, और प्राक कथन में ये सारे सवाल जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, आप ये देखेंगे कि ये सारे सवाल भी प्राक कथन में विनय विश्वास ने उठाए हैं। दरअसल प्राक कथन में जो है वो विनय विश्वास ने उठाए हैं, और सबसे जो है वो ये कहा है कि इनकी जो है वो प्रासंगिकता का सवाल भी उन्होंने उठाया है कि ये जो है प्रासंगिक किस रूप में है। और इन्होंने ये कोशिश की है कि तुलसीदास की उन विशेषताओं को ये रेखांकित करें, उन पर जोर दें, जैसे कहते हैं जोर हमारा, और उन पर जोर दें कि जिससे जो है वो तुलसीदास का एक दूसरा रूप हमारे सामने आ सके, जो धार्मिक आवरण और खोल में जो है वो सिमटा हुआ है। दरअसल उससे दूसरे तरह की चीजें हमारे सामने आ सके। तो उसमें सबसे पहली बात जो जिस पर बल जो है वो विनय विश्वास ने दिया, वो है लोक। और जो है वो विनय की थोड़ी सी, देखिए ये स्वयं कवि भी हैं, और कवि हैं, तो उनको जो है इसका लाभ जो है वो गद्य में भी मिला है। आप उनका गद्य पूरा पढ़िए तो जो है बीच बीच में बड़ी लयात्मकता है उस गद्य में। दर्ज और लयात्मकता के साथ साथ जो है बहुत सारी आवृत्तियां भी हैं उसमें, जैसे कविता में होती हैं। हाँ? और तीसरा यह है कि खुद उन्होंने जब मेटाफर पर बात करते हैं तुलसीदास के, तो खुद उन्होंने गद्य लिखने के क्रम में खुद एक दो खुद के मेटाफर भी दिए हैं। दरअसल और उसका उदाहरण मैं तुम लोग ये एक मिनट आप लोगों को मैं जो है कुछ उसके एक दो उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं कि किस तरह से जो है वो काव्यात्मक गद्य है, और खुद जो है वो कैसे इस तरह की जो है वो बीच में जो है प्रयोग करते हैं। एक जो है वो संदर्भ है नल और नील का, है वो प्रसंग है नल और नील का। तो नल और नील के प्रसंग में क्या है कि जब वो पुल बनाने का प्रसंग आता है, तो जो है जो 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 क्या है वानर जो है लेकर उनको पत्थर देते हैं, दरअसल उठा उठा के, है? और वो जो है बड़े जतन से उसको लगाते हैं। तो इसका इसका जो है वो आप देखो कि एक मिनट 119 पर मैं थोड़ा सा समय इस रूप में लग जाएगा कि कुछ अच्छी चीजें इस किताब में से कुछ अच्छे अंश मैं आप लोगों को पढ़ के भी सुनाऊं। ये देखिए, आप ये देखिए जब वो कर रहे होते हैं तो इसका इनका इनका जो है वो जो दृश्य इन्होंने प्रस्तुत किया है, वो सेतु बनाते हुए नल नील, और इनको ये श्रमिक कहते हैं। यानी इस दौर में अगर आप बात करें कि भाई ऐसे समूह हैं जिन पर जो है ध्यान दिए जाने की जरूरत है, तो ये श्रमिक है, और इनको इनका भी चित्रण काफी जो है तुलसीदास जी ने किया है। और उस पर जो है वो इन्होंने लिखा कि देखो सेतु बनाते हुए नल नील इस सत्य के दृश्य हैं कि कलाकार भी होते हैं वो, और श्रमिक केवल शारीरिक श्रम नहीं करते, कलाकार भी होते हैं। ठीक है। अच्छा, समुद्र पर सेतु बनाते हुए नल नील इस सत्य के दृश्य रूप है। वानर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और पेड़ों को खेल खेल में उठाकर लाते हैं और नल और नील को देते हैं। वे उन्हें गेंद की तरह लेते हैं, कंदुक इव नल नील ते ले ही। ठीक है। आज इसके बाद जो है इन्होंने जो जो उसकी तुलना की है विनय विश्वास जी ने, वो देखिए आप, मानो मजदूर मिस्त्री को ईंटें उछाल उछाल कर दे रहे और मिस्त्री उनको अनायास लपक रहा हो। ऐसे होता है ना, आप कंस्ट्रक्ट जहाँ जो है वो इस तरह का आप समझिए कि इमारत वगैरह बनाई जाती है, निर्माण चल रहा होता है, तो नीचे से ऊपर कोई बैठा हुआ, नीचे से ऊपर जो है वो फेंकते जाते। ऐसे गांव में अक्सर करते थे, कौन जो है वो उठा के लाएगा, नीचे ऊपर एक ऊपर बैठा जाता था, वो फर्स्ट फ्लोर पर बैठ गया और वो पकड़ता रहता था। तो ये इसका प्रयोग इस दृश्य का जो है वो विनय जी ने किया। मानो मजदूर मिस्त्री को ईंटें उछाल उछाल कर दे रहे हो और मिस्त्री उनको अनायास लपक रहा उधर है। तो इस तरह के दृश्य की एक तुलना इन्होंने की। एक और जो है वो मैं आपको सुनाता हूँ, एक और जो है, रुकिए देखिए, इसे विनय के थोड़े गद्य का भी हम लोगों को अनुमान जो है वो मिल सकता है दरअसल।
देखिए ये देखिए, रामचरितमानस में जनसाधारण की अर्थवत्ता वही है, इस पर मैं आऊंगा कि जनसाधारण की अर्थवत्ता क्या है। वही है जो हरियाली की दुनिया में घास की, ये अद्भुत प्रयोग है। हरियाली की दुनिया में जो घास घास एक सामान्य है, उगाती है, ज्यादातर होती है, और जो है वो उसका महत्व ये है कि वो बहुतायत में होती है। ज्यादातर जो है हरा तो जो है ये मौसम अच्छा जो है वो इसी रूप में रंग दिखाई पड़ता है ज्यादा। और वो साधारण भी है घास, दरअसल है। घास के तो अनेक प्रयोग हैं कि भाई जो है वो उन पर लोग चलते हैं, कुचलते हैं, सब अपने आप उठ जाती हैं, अपने आप हो जाती हैं। प्रेमचंद ने भी लड़कियों के बारे में कहा था कि लड़कियां हैं कि ये घास फूस की तरह से बढ़ती चली जा रही हैं, और वो मतलब कि पात्र के माध्यम से ऐसी बातें उन्होंने कही हैं। और जो है वो अच्छा, एक एक बाकी फिर जो है अप्रस्तुत के बारे में उन्होंने कहा है, वो मैं फिर जब अप्रस्तुत के बारे में बात करूंगा तब वो बताऊंगा कि वो कैसे जो है वो अपना एक मेटाफर देते हैं। मूल बात ये है कि जो है वो गद्य जो है एक तरह का बहुत जो है पठनीय बातचीत का, और जो है वो अपने साथ जो है वो बांधने का है, अपने साथ बांधता है गद्य। और जब वो व्याख्या, जिस तरह की व्याख्याएं वो कविताओं की करते हैं डूब के, और उससे जो है ये पता भी चलता है कि उन्होंने भी नए विस्तार में और मन लगा के इसकी व्याख्या की है। प्राक कथन से मैंने शुरू किया। अब जो है पहले मैं थोड़ा सा जो है वो जैसे अभी आया अर्थवत्ता, लोक की अर्थवत्ता आई, साधारण की आदमी की आई, ऐसे ही लोक है। विनय विश्वास ने लोक को बहुत महत्व दिया है अपने काव्य में। आपने ये आलोचना की, अपने काव्य में भी दिया, अच्छी कविताएं लिखते हैं वो। और अपनी जो है वो तुलसीदास की काव्य शक्ति जो किताब है उसमें उन्होंने बराबर ये बताया है कि तुलसीदास के यहाँ जो है वो लोक का सौंदर्य है, उसकी शक्ति है। और राम जो है वो एक तरह से लोकनायक है। राम लोकनायक है। अब उन लोकनायक में इन दिनों देखिए एक चीज और है लोक के बारे में ना, रामचंद्र शुक्ल ने भी लिखा था लोक का सौंदर्य है, प्रकृति है, दूसरी चीजें हैं। लोक के जो है रीति रिवाज हैं, आचरण हैं, और लोक जीवन है। सबसे बड़ी बात है कि लोक जीवन है, उस जीवन में साधारण लोग भी हैं। उसमें उसमें जो है वो, अगर आप देखें तो वो मनुष्यों वाली बात करेंगे तो उस पर आएंगे कि तमाम तरह के जो है मनुष्य समूह, मानव समूह उसमें दिखाई पड़ते हैं दरअसल। वो चीज दिखाई पड़ती है। लेकिन इन दिनों क्या है कि लोक के बारे में हम लोग कोई एक जो है सामान्य बात नहीं कह सकते कि लोग सुंदर है, लोग जो है वो लोक में सारी चीजें अच्छी और सुंदर हैं। ये चीज ऐसी है कि उसमें आप अगर लोक को देखें, पहले था एक जनरल सामान्य ग्रामीण लोक है, वो ग्रामीण लोक हुआ करता था। और सुंदर सुंदर चीजों को उसमें आप लेकर आते थे दरअसल। और वहां के ग्रामीण जो है वो लोग भी दिखाई पड़ते थे। जैसे रामचरितमानस में भी विनय ने काफी बताया है कि कुछ प्रसंगों को उन्होंने विस्तार दिया है दरअसल। हाँ, कुछ प्रसंगों को उन्होंने काफी विस्तार दिया। उसी में राम के वन गमन वाला भी है, और उसमें जो है ग्रामीण स्त्रियां आती हैं, सवाल करती हैं, बात करती हैं, और वो गांव का इस तरह का यथार्थ दिखाई पड़ता है, साधारण लोग आते हैं। अच्छा, लेकिन लोक के भीतर लोक बसता है, ये समझ जो है वो इन दिनों और अधिक रूप में उभर कर आई। नवजागरण में भी वो समझ नहीं थी। थोड़ा सा जो है प्रगतिशील जब आंदोलन हुए, और उसमें जो है जरूर ये एक चीज जो है वो एक समझ विकसित हुई थी कि जिसको हम लोग लोक कह रहे हैं, सामान्य, ये कोई सामान्य एक लोक नहीं है। लोक के भीतर कई लोग बसते हैं, और उन्होंने वर्ग की पहचान की पहली बार कि इसके भीतर वर्ग हैं दरअसल, और उसी में साधारण आदमी भी है, उसी में सर्वारा वर्ग। तो और आगे चल के जब इन दिनों का जो चिंतन, जिसको हम लोग उत्तराधुनिक चिंतन कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन की वजह से ये जो हाशिया निर्मित हुआ, या हाशिए की तरफ जो है वो लोगों की जो है पहचान का रुझान बढ़ा, तो एक चेतना आई, नई नई दृष्टि आई। तो उसमें भी ये देखा गया कि लोक में जो है अब सिर्फ जो है वो सर्वहारा और मजदूर और वर्ग ही नहीं है, बल्कि समाज और सामाजिक भेदभाव बहुत गहरे जड़े जमाए हुए हैं इसमें। इसलिए एक लोक के भीतर कोई एक नहीं है, कई लोग बसते हैं दरअसल, और हमें उन लोगों की तरफ जाने की
तो मैं जिस आवृत्ति की बात कर रहा था वो लगातार ये लोक वाली है। इस पक्ष पर जब विनय ने कहा ना लोक नायक है कहीं और लोक जीवन है और लोक के लोग हैं, ये आता है, लगातार आता है। दरअसल लोक के कवि हैं, इसीलिए जो है वो लोक मानस में जो है वो इनका स्थान है। तो इस तरह की बातें जो है लगातार आती है। इस अर्थ में ही जो है गद्य की आवृत्ति की बात कर रहा था मैं। और अच्छी बात को जो है वो कविता में क्या किसी भी चीज में जीवन में भी उसको जो है उसकी आवृत्ति होनी चाहिए, उसको जो है बार बार हमें कहना चाहिए। हाँ? आजकल तो स्मृति बड़ी जल्दी गायब होती है, इतनी नई नई चीजें आ जाती हैं, इसलिए इसलिए और अधिक जरूरत है बार बार अच्छी बातों को बार बार कहने की, बहुत ज्यादा जरूरत है इन दिनों। तो उसी उसी में लोक की बात। अब लोक का क्या है, ग्लोबलाइजेशन से देखिए एक चीज ये भी हुई है कि लोक जो है वो नष्ट हो रहा है, लोक रूप नष्ट हो रहे हैं। वो वो लोक रूप जो तुलसीदास के यहाँ है, जो यहाँ तक कि प्रगतिशील कवियों के यहाँ है, आप लोग देखेंगे, या जो पहले आप बचपन में हम लोग देखते थे, वो लोक रूप खत्म हो रहे हैं दर्ज। और लोक रूप में संबंध भी आते हैं, वो संबंध भी जो है एक तरह से जो पहले संबंध हुआ करते थे, वो संबंध भी आप देखेंगे कि जो है बहुत कम हो रहे, खत्म हो रहे हैं लगभग दरअसल। तो लोक के जो ये रक्षण की परंपरा है, ये इन दिनों की कविताओं में भी आई है। और लोक पर जो है वो बल देने का अर्थ ये भी है कि लोक के संरक्षण की बात है, इसमें लोक के संरक्षण की बात है, जो विनय विश्वास कविता में नहीं करते हैं बल्कि अपनी आलोचना के माध्यम से भी कर रहे हैं। और बाकी जो है इसमें आप ये देखेंगे लोक के भीतर जो लोक है उसके बारे में तुलसीदास ने क्या कहा है, हमें जो है इस पर भी थोड़ी सी बात करनी चाहिए। कथानक वाला जो उनका जो है वो चैप्टर है या अध्याय या जो भी है या हिस्सा है, उस हिस्से पर अगर हम लोग आते हैं, एक सेकंड में थोड़ा सा अच्छा ये भावबोध और कथानक, और भावबोध और कथानक के में ही जो है वो में ही तो विनय विश्वास ने विस्तार से दरअसल ये चर्चा की है कि तुलसीदास के यहाँ दरअसल क्या है कि एक राम राज्य की कल्पना है, जिसके बारे में शुरू में बता रहा था कि भाई समाज इस तरह का है और उस समाज में जो बेहतर समाज दिखाई पड़ता है कवि को, वो उसको जो है वो चित्रित करता है अपने अपने साहित्य में। और एक आदर्श राजा क्या होगा है, और आदर्श जो है वो व्यवस्था, समाज व्यवस्था क्या होगी। लेकिन चूंकि समय, अपने समय को देखते हुए वो उस सीमा से बाहर निकल ही नहीं सकते थे कि जो जो सामंती ढांचा है वही साफ सुथरा ढांचा आप समझिए कि वो होगा। इस तरह की कल्पना वो कर सकते थे। इसीलिए इसलिए जब उन्होंने ये बताया है, ईमानदारी से देखिए विनय ने कोई चीज छिपाई नहीं है, तुलसीदास में जो कमियां हैं वो उन कमियों को बताने की कोशिश इस किताब में हम लोगों को दिखाई पड़ती है। कलिकाल और रामराज, उन्होंने कहा कि दो चीजें हैं, कलिकाल है और रामराज है रामचरितमानस में। और ये भी बताया कि रामचरितमानस में वास्तव में विरोधाभास, और इसी वजह से वो जब रामराज की कल्पना करते हैं तो उसमें ऐसी बातें वो करते हैं कि ब्राह्मणों के जो है चरण सेवक हैं, इस तरह की बातें जो उसमें दिखाई पड़ेंगी। अच्छा, और एक सेकंड अच्छा ये स्पष्ट है, ये लिखा है कि रामचरितमानस में विरोधाभास है, ठीक है, और इन विरोधाभासों को समझना जरूरी है। कलिकाल और रामराज इसके दो ध्रुव हैं, कलिकाल यथार्थ है और रामराज स्वप्न। तुलसी के अनुसार रामराज क्या है, एक ऐसी जीवन व्यवस्था जिसमें किसी से कोई बैर नहीं रहता, विषमता नहीं रहती, सब अपने अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार वेद मार्ग पर चलते हैं, भय शोक और रोग किसी को नहीं ग्रस्तते, ठीक है, दैहिक दैविक भौतिक ताप किसी को नहीं व्यापते, किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती, कोई दरिद्र दीन या दुखी नहीं रहता, कोई मूर्ख और शुभ लक्षणों से रहित नहीं रहता, सब उदार हैं, उपकारी हैं, ब्राह्मणों के चरण सेवक हैं, पति एक एक नारी व्रतधारी हैं और पत्नियां पतिव्रत। अच्छा, दंड केवल सन्यासियों के हाथ में रह गया है, ये भी है। तो ये जो है इसमें इसको जो है वो कहते हैं कि ये एक तरह का जो है ये विरोधाभास है कि उनके सेवक रहे दरअसल हम लोग,
हाँ, ये कह रहे हैं कि जो है वो तुलसी रामराज कहते हैं, जिसको जो है वो दूसरे शब्दों में तुलसी के अनुसार आदर्श जीवन व्यवस्था है, आदर्श स्वप्न है दरअसल, ठीक है। और ये स्वप्न जो है वो उनकी इच्छाओं को स्पष्ट करता है, हाँ, इच्छाओं को स्पष्ट करता है। लेकिन यथार्थ जो है एक अलग चीज है दरअसल, जिसको कली काल में यथार्थ आता है। तो उस यथार्थ के बारे में भी तो उसमें जो कलिकाल में जो यथार्थ आता है, उसमें वास्तव में जो साधारण आदमी है या व्यक्ति है, उसके मनुष्य हैं, उनके दुख दर्द जो है वो अधिक उसमें दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। अब जो है वो एक चीज और की विनय विश्वास ने, मैं अपनी स्मृति से ही जो चीज मुझे आ जाएगी तो मैं बता दूंगा, अब ऐसे ढूंढने में थोड़ी दिक्कत होती है। अच्छा, क्या है कि अ, कि कह रहे हैं कि रामचरितमानस में उन्होंने कुछ प्रसंगों को छोड़ दिया है और कुछ प्रसंगों को विस्तार दिया है। ये भी एक जो है तुलसी की दृष्टि को, तुलसीदास जी की दृष्टि को स्पष्ट करती है कि क्या जो है वो इसको क्या है, ग्रहण और त्याग का विवेक क्या है। तो ये जो है उन्होंने शंभुक वध जो रामायण में, अच्छा एक चीज और है कि विनय विश्वास ने अपनी इस किताब को जो रामायण की परंपरा, राम कथा की परंपरा, रामायण नहीं कहना चाहिए, राम कथा की जो परंपरा है, उस परंपरा में तुलसीदास ने अपने आप में क्या योगदान किया है, हुँ? और उस परंपरा के सही उत्तराधिकारी हैं या नहीं, इसकी भी जांच की है, जांच परख की है, और उस परंपरा में ही देखा है इसको। और उसमें बीच बीच में इसलिए रामायण का प्रसंग आ जाता है, बीच बीच में वाल्मीकि रामायण का प्रसंग आ जाता है। और पौमचरी जो है, पौमचरी जो है, पद्म मतलब पौम मतलब पद्म, पद्म चरित्र। तो जो जो वो पौम चरिव है, उस स्वयंभू का, उनका भी जिक्र वो बीच बीच में करते हैं। ये एक तरह की जैन रामायण है ना। इसको जैन रामायण कहते हैं दरअसल। कुछ और रामायणें भी लिखी गई, आदिवासी रामायण भी लिखी गई, बहुत सारी तरह की रामायणें लिखी गई हैं। उनको तो खैर उन्होंने नहीं लिया है, आदिवासी रामायण भी कई है उस तरह का। लेकिन हाँ, महत्वपूर्ण बात यह कि दो जो है तरह के रामायण जो है उन्होंने ली, और राम कथा का चरित्र और बाकी अन्य कथाओं का चरित्र, उस सारे चरित्र को जो है उन्होंने लिया। और इनमें इन्होंने क्या फिर अपना योगदान किया। तो सबसे पहली बात यह कि कुछ जो है प्रसंगों को जो इनको उनको अच्छे नहीं लगे, अपने समय को देखते हुए, अपनी चेतना को देखते हुए, अपने जीवन अनुभव को देखते हुए, इनको सही नहीं जचे, उन प्रसंगों को छोड़ दिया, जिसमें शंभुक वध है एक, और दूसरा जो है दूसरा जो है क्या है कि सीता का जो वन गमन है, उसको कहते हैं देश निकाला दे दिया, तो वो जो है वो नहीं है, उसको वनवास नहीं है। सॉरी, वनगमन तो कर राम का है, ये तो वनवास है। सीता को वनवास वाला प्रसंग इसमें नहीं है, वो मूल वाल्मीकि रामायण में है, लेकिन यहाँ इन्होंने उसको छोड़ दिया है, ठीक है। तो एक तो ये, दूसरा जो है वो क्या है कि उन्होंने कैसे कैसे प्रसंगों को आगे जो है उसमें से कथा वाले ही चैप्टर में ये स्पष्ट करते हैं कि उन जो है कथा प्रसंगों को जो है इन्होंने विस्तार दिया है। जैसे केवट का प्रसंग है, और जो है शबरी का प्रसंग है, कई ऐसे और प्रसंग हैं जो साधारण लोगों से जुड़े हुए प्रसंग हैं। उन प्रसंगों को इन्होंने विस्तार दिया है अपने काव्य में दरअसल। पुरानी रामायण, जो पहली रामायण है, उनकी तुलना बता करते हुए कहते हैं कि ये तो ये भी अपने आप में बहुत एक अच्छी बात है और बड़ा काम है कि उस परंपरा में ये देखते हैं कि तुलसीदास ने उनका अपना योगदान उस परंपरा में क्या है। अच्छा, ये अब जो कथानक है इसके इसके बारे में कि ये कथानक क्या, राम कथानक है एक तरह से। वो कहते हैं कि ये तो जो है वो जो यथार्थ जो है उन्होंने देखा है, उसको इन्होंने अभिव्यक्त करने की कोशिश की। और भावबोध और कथानक में असली जो है वो कहते हैं कि देखिए, तुलसी के भक्ति, राम भक्ति तुलसी की विचारधारा है, एक ये कहा उन्होंने, ठीक है। और दूसरा जो है वो दूसरा जो है क्या है कि तुलसी और
और राम जो है वो अपने आप में ही जो है एक तरह से जो है उनकी भक्ति ही तुलसी, मतलब उसकी उनकी विचारधारा राम भक्ति तुलसी की विचारधारा है। ये जो है इसमें मुख्य बात राम कथा में आई। और तुलसी का कथानक और विचारधारा है भक्ति, ये भी बताया। ठीक है, राम भक्ति आई और उनका कथानक और विचारधारा है भक्ति। ठीक है। अच्छा, भक्ति तो जो है वो बहुतों की हो सकती है दरअसल, हाँ? लेकिन उस समय इसको जो भक्ति आंदोलन से हम लोगों को जोड़ के समझने की कोशिश करनी चाहिए कि ये जो भक्ति है ये वास्तव में इसलिए ऐतिहासिक बात चीजों की जरूरत है। ये भी जो है विनय नित्यानंद जी का एक उदाहरण देख के सिद्ध करते हैं कि कथानक ऐतिहासिक स्थितियों से पैदा होता है। और ये जो भक्ति है वास्तव में जो है ये भक्ति आंदोलन जो था ये उस समय की रचनाएं हैं, आप जानते हैं। और भक्ति आंदोलन सिर्फ जो है वो केवल ईश्वर भक्ति नहीं थी। कई कई जो है वो समाजशास्त्रियों ने तो कहा है कि ये एक सामाजिक आंदोलन जो अपनी भाषा में अभिव्यक्त हुआ, जो लोक भाषा में अभिव्यक्त हुआ। और तुलसीदास जी ने भी अपने जो है जो जो अपना काव्य है वो जो है लोक भाषा में लिखा, अवधि में लिखा। और शैली क्या है उनकी? शैली दोहा चौपाई वाली है। अच्छा, ये शैली किसकी थी? अवधि देखिए ठेठ भाषा जो है जायसी की है, और कड़वक शैली कहते हैं उसको। और यही शैली जो उन्होंने रामचरितमानस में अपनाई, ये वास्तव में जो है ये जायसी वाली शैली है जिसको अपनाया। तो उसमें कुछ ऐसा भेदभाव नहीं था कि ये जो है जायसी हैं तो भाई इसकी जो है वो क्यों जो है शैली को पकड़े, हम लोग जो है नहीं पकड़ते, ऐसे। तो ये सारा भेदभाव नहीं था। यानी अगर इसको मैं दूसरे तरह से देखने की कोशिश करूं तो ये जो ग्लोबलाइजेशन है, आप इसको देखिए, या ये जो भूमंडलीकरण है, इसमें बहिष्कारी प्रवृत्ति है। ये साधारण आदमी को तो बाजार उसको ठेल के धकेल के दूर फेंक देता है, ये बहिष्कारी है। दूसरा जो है वो अनेक तरह की चीजें इसमें आ रही हैं, जैसे मान लीजिए क्षेत्र मजबूत हो गया, जिसको स्थानिकता कहते हैं। दरअसल 4 तरह के अंतर्विरोध देखिए इस बीच निकल के आए ग्लोबलाइजेशन। एक तो जो है सार्वभौमिकता और स्थानिकता का है। ग्लोबलाइजेशन में तो पूरा विश्व है, वैश्विक है, ये वैश्विक प्रक्रिया है, भूमंडलीकरण की प्रक्रिया है। और तुलसीदास जी ने तो जो जो वर्णन किया है वो जो है वो आभासित संसार भी और वास्तविक भी है, वो तो ब्रह्मांडीय है वास्तव में तो ब्रह्मांडीकरण है उसमें तो तो ये जो बहिष्कारी प्रवृत्ति है, ये जो है धर्म के आधार पर किसी का बहिष्कार करना, जाति के आधार पर बहिष्कार करना, क्षेत्र के आधार पर बहिष्कार करना, स्थानिकता महत्वपूर्ण हुई है, यानी अपना जो है राष्ट्र की बात भी बहुत की जा रही है दरअसल, और अपने मूल में पहुंच गए हैं। दूसरे बहुत सारी धार्मिक अस्मिताएं भी उभर के आई हैं, केवल जो है दलित और स्त्री और यही सब अस्मिताएं नहीं उभरी हैं दरअसल, जो है प्रगतिशील भूमिका समाज में निभा रही है या अपने लिए जो है वो एक लोकतांत्रिक संसार के लिए लड़ रही हैं। वरन जो है ये धार्मिक अस्मिताएं, पुराने ढंग की अस्मिताएं अब देखो कितनी उभर आई है। अब जैसे स्त्री जो है सवाल करती है वैसे खाप पंचायत सामने आ जाती है दरअसल, और उनको पुरानी चीजों को लेके आती है। और जहां जहां अब ये देखो आतंकवाद का भी कैसा गहरा संबंध रूढ़िवाद और उससे होता है कि आप ये बगल में आप देखिए कि तालिबान आया है तो उन्होंने स्त्रियों की शिक्षा पर जो है वो एक तरह से रोक लगा दी है जगह जगह, और वही लिबास पहने जो पहले पहनते थे। यानी आपको पुरानी जो है वो जो अतीत है उसमें लौटाने की कोशिश है। एक कोशिश हमारे समाज में ये भी चल रही है, और उसी में जो है वो भक्ति के एक पक्ष वो लेके जो है वो आगे बढ़ते हैं कि जो है वो धार्मिक वाला और वही करेंगे, जो कुछ करेंगे वही करेंगे, उसको जो है उभारते हैं ऐसे लोग दरअसल। लेकिन उससे क्या है कि बाकी अन्यों का स्वीकार नहीं है, अन्यों का उस समाज में स्वीकार नहीं है। तो एक तो ये अंतर विरोध है। दूसरा जो है वो केंद्र और हाशिया का है, जो विभिन्न तरह की हाशिए की अस्मिताएं उभर कर आई। वो अस्मिता मूलक जो है वो संघर्ष है, और ऐसे ऐसी चीजों से संघर्ष है जिनको ये माना जाता था कि वो एक तरह के वर्चस्व वाली और जो है प्रतिमान जिनको माना जाता था पहले, हाँ, प्रतिमान माना जाता था, गौरवपूर्ण चीजें मानी जाती थी, और उनसे अस्मिता जो है मूलक संघर्ष है, वो चाहे स्त्री का हो, दलित का हो, आदिवासी हो।
यानी श्रेष्ठ प्रतिमान जो अमानवीय हैं, अभी अब समझ में आता कि अमानवीय हैं, उनके विरुद्ध ये अस्मिताओं का संघर्ष है। और एक और आप समझ सकते हैं कि जो अंतर्विरोध नजर आ रहा है वो है सार्वजनिकता और निजता का अंतर। और इस तरह का जो एक तरह का क्या है कि प्राइवेटाइजेशन जो हो रहा है वो भी एक तरह के इसको आप जो है इस पूरे अंतर्विरोध को इसके संदर्भ में समझ सकते हैं कि जो है वो सार्वजनिक सेक्टर खत्म होते जा रहे हैं और प्राइवेट सेक्टर उभरते जा रहे हैं दरअसल। तो और सार्वजनिकता में ये भी है कि व्यक्ति की अस्मिता भी इसमें जो है उभर कर आती है, समूहों के विरुद्ध में व्यक्ति की अस्मिता उभर कर आती है, क्योंकि ये जो मानव समूह है या समाज है इसमें कहीं ना कहीं जो है व्यक्ति को उतनी स्वतंत्रता नहीं है जितनी होनी चाहिए। तो ये व्यक्ति अस्मिता भी है, यही निजता है वास्तव में। और इन दिनों तो जो है वो प्राइवेट मेरी प्राइवेसी एक पर बड़ा बल दिया जा रहा है कि तो मेरी प्राइवेसी है ना। और मैं कुछ भी जो है करूं, कुछ भी खाऊं, कैसे भी रहूं, तो ये सारी चीजें हो रही है ना। तो ये भी एक द्वंद्व उभर कर आ रहा है दरअसल। और जो मैं बता रहा था आप लोगों को इससे पहले वाला कि जो बहिष्कारी प्रवृत्ति है, वास्तव में बहिष्कारी प्रवृत्ति भी धार्मिक, और इस आधार पर तुलसीदास के यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि एक समाहारी संस्कृति का स्वप्न है दरअसल। और समाहारी संस्कृति क्या है इसका जिक्र किया है तुलसी और जिसका विनय विश्वास ने अपने प्राक कथन में भी किया है, बाद में भी किया है। इसका जिक्र किया है कि देखिए मैं जो है उनका तुलसीदास के समय में ये बहिष्कारी संस्कृति थी या नहीं थी, या क्या क्या स्थिति थी, उसके आधार पर तुलसीदास ने उन चीजों को हमारे सामने रखा जो आज भी हमारे लिए बहुत प्रासंगिक हैं दरअसल। देखिए तुलसी के दौर में समाज विषमता, अन्याय और अत्याचार से जितना ग्रस्त था आज उससे कम नहीं है। भारतीय समाज के मूल ढांचे का हिस्सा है। फिर इसके बाद वो पारिवारिकता पर आ गए हैं दरअसल है। और जो कहते हैं कि सैकड़ों जो है वो सुंदर चेहरे हैं आज है। अच्छा नहीं चलिए पूरा ये अच्छा हिस्सा है कि मैं पूरा पढ़ देता हूँ, इस पर बातचीत भी जो है मैं आगे करूंगा। भारतीय समाज के मूल ढांचे का हिस्सा है पारिवारिकता, आज वह खतरे में है। आपसदारी भारतीय समाज की विशेषता रही है, आज वह भी सुरक्षित नहीं है। आज तो वह अपराधियों के बीच ज्यादा पनपने के कारण विकृत होती जा रही है। रावण के सर भले 10 थे पर वह जो है एक था, आज उसके सैकड़ों सुंदर सुंदर चेहरे वह आसानी से पहचानने में नहीं आते दरअसल। हमारे भीतर भी पनपने लगा है, ये भी है। तो रामचरितमानस की प्रासंगिकता बढ़ी है और तुलसी के दृष्टिकोण से उसकी व्याख्या की जरूरत है। अब ये तुलसी का दृष्टिकोण जो है क्या है भाई, हम लोगों को अच्छा एक जगह और लिखा है उन्होंने कि कवि के नजरिए से देखना चाहिए, रचनाकार के नजरिए से रचना को देख सके, ये सच्ची आलोचना। उसी को जो है वो उन्होंने कहा कि सच्ची आलोचना चाहे माने कुछ भी, पर उसमें यह शक्ति होती है कि वह रचनाकार के नजरिए से रचना को देख सके। अच्छा, रचनाकार का नजरिया क्या है कि तुलसीदास के यहाँ खुद विनय ने भी बताया है। एक तो ये होता है कि भाई कई बार वैसे सामान्य बात करें तो कवि अगर कोई लिखता है तो लिखने के बाद क्या है कि वो कई बार अपनी कविता को ठीक से वो समझ नहीं पाता मैंने इसमें लिख क्या दिया। एक बार केदारनाथ अग्रवाल अपनी कविता की व्याख्या कर रहे थे, कविता है उनकी कि खाई मार मोर के मुंह की आंख न फूटी। हम जिस तरह से उसको अर्थ जो है सामाजिक संदर्भों में ऐसे समझते, तो उन्होंने जो अर्थ किया तो कई लोगों ने कहा कि ये कविता तो जो है बेकार हो गई, इसका मतलब ये अगर ऐसे ये सोच के लिखा है तो ये होता है। दूसरी बात यह कि जो विनय विश्वास ने नजरिए की बात की तो उसमें देखिए दो जो है वो चीजें उन्होंने कही कि अंतर विरोध है उनके यहाँ है, और जो वो अंतर विरोध है वो कह रहे हैं कि ये सैद्धांतिक और जो व्यवहारिक जीवन का उनका अनुभव है, जीवन का अनुभव
और उनका सिद्धांत, उनका विचार। तो वो कहते हैं कि सिद्धांत जो है एक तरह से वो जो है वो धर्म और ये सब है, और जो है वो जो बाकी जो अपने अनुभव से उन्होंने जो सीखा वो एक तरह का जो है, तो नजरिए में दोनों चीजें आएंगी, चेतना में दोनों चीजें आएंगी। वो तो राम, अगर कोई राम विरोधी है तो उनको तो ऐसी सी बातें कहते हैं जो है वो रामचरितमानस, ठीक है ना। एक 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 जो है वो, और दूसरा जो है वो जब कोई प्रसंग होता है, इस पर मैं बाद में आऊंगा, विनय विश्वास की कला को, जब वो काव्य कौशल की बात करते हैं तो उसमें कुछ चीजें हैं, कुछ उन्होंने बताई है, कुछ एक आध मैं जोड़ सकता हूँ। इससे ज्यादा जो है ज्यादातर कोशिश करूंगा कि विनय ने क्या क्या जो है हमारे सामने उजागर किया, रेखांकित। तो इस संदर्भ में जो है आप देखिए कि विनय ने कहा कि ये असंगति है, ये अंतर विरोध है, एक तरह का असंगति अंतर विरोध होता है। दरअसल विरोधाभास भी आप कह सकते हो। विरोधाभास तो आभास होता है विरोध का, पर वो विरोध का आभास तक नहीं है, वो सचमुच जो है विरोध है। क्योंकि जो है आप ये देखिए कि उन्होंने खुद, विनय ने बताया कि उन्होंने वो प्रसंग छोड़ तो दिए, रामचरितमानस में तो छोड़ दिए, लेकिन दोहावली में प्रसंग है शंभू का, कवितावली में प्रसंग है सीता के वनवास का। ऐसा नहीं है कि उनकी चेतना से एकदम निकल गए। हाँ? वो एक रामराज का सपना था, देखा, और रामराज स्थापित हुआ तो बाद में जो है उन्होंने कली काल का चित्रण किया। अपने जो है वो उनको ज्यादा जरूरी लगा कि जो है इस कथा को तो फिर भी लोग पढ़ लेंगे, विस्तार देने से बेहतर है कि अपने समय को, अपने जीवन को, आसपास के जीवन को उसको अभिव्यक्त करें। और कलिकाल में क्या है, इसलिए उस सपना भी देखा कि कैसा होना चाहिए। उसमें भूखमरी है, कलिकाल में अकाल है, भूखमरी है, हैं? कली 12 ही बार दुकाल पड़े, बिन अन्न दुखी सब लोग मरे। या जो है, या जो है अकाल कितना भयंकर है। आप ये देखिए कि उसमें एक ने केदारनाथ अग्रवाल की कविता मुझे याद आ रही है, मैं उसको सुनाता हूँ कि बाप बेटा बेचता है भूख से बेहाल होकर, धर्म धीरज प्राण खोकर, राष्ट्र सारा देखता है, बाप बेटा बेचता है। तो ये प्रगतिशील कवियों ने तुलसीदास की बहुत सारी चीजों को ग्रहण किया है। और उसमें जो है देखिए ऐसी कविता तुलसीदास के यहाँ पाई जाती है। अकाल में क्या है, जो है वो लिखा है कि बड़वा आगी से बड़ी आग पेट की, और उसमें आगे आता है कि बेचत बेटा बेट की। तो आप देखिए इस तरह की चीजें वो जो ग्रहण किया और विकास किया तुलसीदास का, वास्तव में वो प्रगतिशील कवियों ने ही किया। किसानों की बात तुलसीदास ने बहुत की है, किसानों का जिक्र जो है विनय विश्वास ने कई बार जो है वो किया है। हाँ? और जो है वो कई लोग तो किसान की चेतना और इस सब की बात करते हैं। तो मैं जो है उस संदर्भ में फिर आता हूं कि ये जो अंतर विरोध पाया जाता है, ये ईमानदारी से रखा इन्होंने, और चूंकि ढांचा उस तरह का है तो उसमें ये ढांचे की समस्या आई। लेकिन स्त्री के बारे में उनके सिर्फ यही विचार नहीं है, और दलित के बारे में भी सिर्फ एक विचार नहीं है। दरअसल उसमें अंतर विरोधी विचार पाए जाते हैं, तुलसीदास में अंतर विरोधी विचार पाए जाते हैं। ये हो सकता है कि जो है अनुभव और सिद्धांत में द्वंद्व है। हाँ, हाँ, ये जो है वो वास्तव में इन दोनों के बीच में द्वंद्व की स्थिति है, और उस द्वंद्व की स्थिति में ही जो जो इनका काव्य है वो भी इस द्वंद्व की स्थिति को एक तरह से अभिव्यक्त करता है। दरअसल जो बातें उन्होंने कही हैं अलग अलग। अब नारी के बारे में जो है इस तरह की पंक्तियां मिलती हैं, कतविधि सृजी नारी जगमाई, पराधीन सपने सुखना, इसका जिक्र विनय ने किया है अपने। तो अच्छा, दूसरा जो है वो अब आप इस तरह की और चीजें भी आप ढूंढ सकते हैं और पाई जाती हैं, जिनको जो जो अपनी ही बात का विरोध करते हुए और आज के संदर्भ में हम लोग उसको अधिक महत्व दे सकते हैं, उसको छोड़ते हुए बाकी दूसरी बात को। ऐसी बातें भी जो है वो तुलसीदास के यहाँ है, और इस अंतर्विरोध को उभारने की कोशिश विनय ने की है, इस द्वंद्व को भी बताया है। ऐसा नहीं है कि जो है वो कथानक राम है और सब कुछ है, तो उसमें जो कथा में ये चीजें हैं, उनका जो द्वंद्व है वो द्वंद्व भी जो है देखने को हम लोगों को इसमें मिलता है। विनय विश्वास ने जो दूसरा जो जो चैप्टर है उनका, वो है मनुष्य के विविध रूप।
मनुष्य के विविध रूप में राम ही जो है एक तरह से लोकनायक है, और वो एक तरह से आप उसको देखिए तो वो एक तरह से राम का चरित्र चित्रण जैसा नजर आता है दरअसल। हाँ, जैसे हम लोग जो है वो लिखे बताए ना कि भाई जो है क्या चरित्र था और क्या क्या जो है गुण थे, क्या योग्यता थी, तो वो इस तरह का आप उसको समझ सकते हैं कि वो एक तरह का मुख्य रूप में वो राम पर ही है, राम का एक तरह से आप चरित्र चित्रण आप कह सकते हो उसको। अच्छा, मनुष्य के विविध रूप, अ, तो जो मनुष्य के विविध रूप हैं, देखिए उसमें जो है राम है मुख्य, तो मुख्य तो राम ही है, लेकिन जो है वो उनको सुंदर बनाने वाले कौन से गुण हैं, इनकी पहचान की है उन्होंने। राम सुंदर है ये भी बताया, और दूसरा इन्होंने ये भी बताया पारिवारिकता। एक तो जो है वो पारिवारिकता के संदर्भ में भी कहा कि ये एक भारतीयता है इसमें, और दूसरा जो है ये भी कहा है कि जो है ये सांवला जो रंग है ये भी एक तरह की हमारी भारतीयता है, जो रामचरितमानस में दिखाई देती है, पाई जाती है दरअसल। अच्छा, अ, ये ये भारतीयता में और भी बहुत सारे गुरु के प्रति क्या व्यवहार होना चाहिए है, और जो है वो व्यक्ति जो है सुंदर अपने कर्मों से भी लगता है। ऐसा नहीं है कि जो है व्यक्ति केवल बाह्य रूपाकार से सुंदर लगे। और उन्होंने कहा कि जो है सांवले हैं, तो ये तो जो है हमारे यहाँ की परंपरा है कि वो ईश्वर जो है वो चाहे कृष्ण हो या राम हो सांवले ही है दरअसल। लेकिन जो है सीता गोरी है, यानी आप ये देखिए उस समय भी जिसको हम लोग जो है वो कहते हैं रंग भेद वाला मामला उस समय भी दिखाई पड़ता है? और अब इन दिनों तो और ज्यादा है, लड़की के बारे में, वो सीता गोरी है तो गोरी होनी चाहिए, सीता जैसी होनी चाहिए भाई, है ना, वैसे गुण और वैसे ये, तो उसमें वर्ण भी होगा, है वर्ण मतलब रंग। वर्ण के दो अर्थ होते हैं ना, कि रंग होता है, दूसरा जो है वो वर्ण, आप शब्दावली वगैरह भी होती है। अ, अ, तो एक मुख्य बात यह है कि मनुष्य के विविध रूप हैं, राम में बहुत सारे अच्छे गुण हैं दरअसल, इस वजह से वो जो है सुंदर हैं, उनके है ना आचरण और कर्म से जो है वो एक तरह से अच्छे बुरे कर्म से जो है व्यक्ति सुंदर बनता है, और उसको सुंदर बनाने वाले गुणों की पहचान जो है उनके काव्य के माध्यम से विनय विश्वास ने की है दरअसल, है ना। तो वो सुंदरता और शक्ति है उनमें, हाँ ये तो है। अच्छा, और शील संकोच और विनम्रता है दरअसल, हाँ। और जो है वो इसी में लिखा है कि अपनी वीरता का बखान नहीं करते और प्रदर्शन नहीं करते, दिखावा नहीं करते, यानी मैं कहता हूं कि उसका विज्ञापन नहीं करते। आज के उपभोक्तावादी समाज को देखते हुए जो है वो ये कैसे अपनी चीजों का अपने अपने आप का ही विज्ञापन किया जाता है, तो ये उपभोक्तावाद विरोधी चीज है दरअसल, आप समझिए। इस चीज को जो है विनय विश्वास ने पहचानने की कोशिश की है इसमें। और संकोच के बारे में ये है कि अपने चूंकि बखान नहीं करते, इसी में आगे गुरु के प्रति व्यवहार अच्छा है, हाँ? और जो है वो सुशील है आचार्य शुक्ल के अनुसार। अन्याय से संघर्ष जो है उनका नैतिक मूल्य है। अच्छा, भोग की जगह त्याग को जो है महत्व, नैतिकता को महत्व दिया है इन्होंने, प्रतिमान के रूप में स्थापित किया है, हाँ? वो राम का जीवन ही भोग की जगह त्याग को जो है वो त्याग को और जो है नैतिकता का एक तरह से त्याग और नैतिकता का जो है प्रतिमान वो अपने जीवन में उन्होंने स्थापित किया है। निसंगता है, उदारता है दरअसल। और जो है वो सबसे बड़ी बात है कि एक पत्नी रूपा है दरअसल, एक पत्नी रूपा है, यानी एक पत्नी व्रतधारी है, एक पत्नी व्रतधारी है। ये इसमें भी जो है वो उन्होंने परंपरा से, देखो क्या जो है अंतर तुलसीदास के यहाँ पाया जाता है, वो इसी संदर्भ में है कि दिखावा नहीं है। जो वाल्मीकि रामायण है उसमें राम अपने शौर्य का बखान करते हैं दरअसल, सीता को कहते हैं, इसको कहते हैं, हाँ, कि मैंने ये कर दिया और वहां शत्रु को कैसे मारा, वो सारा चित्रण उसमें आता है, तुलसीदास में नहीं है। तुलसीदास वो अपनी शक्तियों का और इसका जो है बिल्कुल भी विनम्रता से कुछ तो उल्लेख उल्लेख करते, उल्लेख भी नहीं करते दरअसल। और उसी में जो ये आया कि एक पत्नी व्रतधारी हैं दरअसल, इसमें जो जैन राम कथा है, जैन राम कथा के अनुसार ये विनय जी ने जिस तरह से कहा कि ना कि ये कुछ प्रसंगों को देखते हैं और कैसे जो है चीजों को बदलते हैं दरअसल, और परंपरा में क्या योगदान उनका है। दूसरा वो बल देते हैं एक पत्नी व्रतधारी के रूप में राम के, ये संयम भी उन्होंने बताया।
और इसी में जैन राम कथा के अनुसार तो राम की 4 पत्नियां थी दरअसल। देखो जैन राम कथा में जो स्वयंभू ने लिखी है पौमचरी, उसमें जो है वो उनकी 4 पत्नियां थी। ऐसा नहीं है कि जो है वो विवाह ज्यादा नहीं कर सकते थे और ऐसा कुछ है नहीं और नहीं था, तो कुछ परंपरा में कुछ रामायण में इस तरह का भी पता चलता है कि उनकी अधिक पत्नियां थी। पर ये अपने आप में एक जो है वो एक पत्नी व्रतधारी होना, ये इसको आप लोग जो है एक जो है इधर का भी मूल्य समझ सकते हैं। तो ऐसे मूल्य हैं उनमें जो उनकी वजह से जो है लोकमानस को मिले हैं, और इसीलिए जो है रामचरित्र उनका चरित्र जो है लोक के मानस में बैठ गया है, प्रभावित करता है वो। उसमें व्यवहार कुशलता है, अच्छा मानवीय गुण है, त्याग और संतोष है दरअसल। आप ऐसे देखिए, तो ये सारे जो है उन्होंने बता और लिखा है। फिर अंत में लिखा है कि विविधा अनेक गतिशील गुणों का पूंजीभूत सौंदर्य है राम में दर्शन। और आचार्य शुक्ल ने इस बात की ओर संकेत किया है, हम लोगों को पहले भी रेखांकित किया है कि जब वो युद्ध कर रहे होते हैं, क्रोध में होते हैं, तो वो क्रोध में भी सुंदर लगते हैं, क्योंकि कर्म वो है इस तरह का है कि वो क्रोध में क्यों है, वो अन्याय के विरुद्ध है क्रोधित। इसलिए वो क्रोध में आदमी आमतौर पर सुंदर नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता, वो अजीब सी शक्ल उसकी दिखाई पड़ती है, लेकिन वो क्रोधित है तो भी जो है वो क्रोध में भी सुंदर दिखाई पड़ने, क्योंकि उनके कर्म जो है वो सुंदर है और परिणाम जो है उनके कर्मों का वो सुखद है लोगों के लिए, इसीलिए जो है वो सुंदर दिखाई पड़ते हैं। तो ये जो है अनेक गुणों के, गतिशील गुणों के, वो पूंजीभूत सौंदर्य उनके भीतर मौजूद है। और राम के अलावा जो है वो सेवा भाव को कहते हैं कि ऐसे पात्र हैं जो सेवा भाव को, हनुमान हुए, कठिन जो है सेवा भाव को जो है वो ग्रहण करते हैं दरअसल। और दुष्टता के भी अनेक रूप पाए जाते हैं उनके यहाँ। ये सब जो है वो मनुष्य के विभिन्न रूप हैं, आप ऐसे समझिए। अच्छा, और दुष्टता के भी विविध रूप हैं। साधारण स्त्रियों की भूमिका और उसके महत्व को भी जो है उन्होंने पहचाना है उसमें, है। और बहुत सारे ऐसे साधारण लोग हैं, निर्धन हैं, ठीक है, भूखे लोग हैं, ऐसे दिखाई पड़ते हैं। अच्छा, शिक्षक रूप दिखाई पड़ता है विश्वामित्र में। निषाद और सुग्रीव हैं जो मित्रता का चेहरा लिए हुए हैं। श्रमिक हैं जो नल नील हैं दरअसल। तो अनेक तरह के जो है वो मनुष्य के चेहरे और हैं इसमें उपस्थित, जिसकी ओर जो है बिना विश्वास ने इशारा किया, बल्कि उसको रेखांकित किया है कि अनेक तरह के, आप देखिए कि कितने तरह के मनुष्य जो है वो पाए जाते हैं दरअसल। और उनमें गुण के आधार पर भी जो है भिन्नता है, मतलब भिन्नता तो है पर विषमता जो है उनके बीच में विषमता नहीं है। और महाभारत से तुलना करें, इस बात को थोड़ा सा मैं अब और थोड़ा एक्सटेंड करने की, बढ़ाने की कोशिश करूं, तो महाभारत से आप तुलना करके देखें जो है वो रामायण की या रामचरितमानस की, तो उसमें जो शत्रु पक्ष और राम पक्ष और रावण पक्ष, ठीक है, वहां था कौरव पांडव, तो वहां हम लोग कितने लोगों के नाम जानते हैं, कितने लोगों की पहचान उन्होंने की है। महाभारत में कम लोगों की पहचान की गई। और यहाँ जो है, और रावण के पक्ष के भी उनकी स्त्रियों के बारे में जानते हैं, रावण के बारे में जानते हैं, उनके और भाइयों के बारे में जानते हैं, बहुत सारे अन्य राक्षस, हिडिंबाचा, ये जो थी सुरसा वगैरह से लेके, और आप ये देखिए कि शूर्पणखा, कितनी तरह की स्त्रियों के नाम हम लोग जानते हैं, कितनी तरह की स्त्रियां इसमें आती हैं। और ये 4 भाई हैं, मान लीजिए अगर जो है वो राम पक्ष के हैं, तो इसके अलावा जिनको जो है वो वानर सेना कहा जाता है, और उसमें जो है वो सुग्रीव वगैरह हैं, कितने तरह के, इनकी पहचान अलग अलग है, कि नल नील तक पहचान है। अब ये देखिए अंगद, तो कितनी तरह के योद्धा हैं जिनकी पहचान है। यानी अधिकतम जो है वो मनुष्यों को जो है इन्होंने, तुलसीदास ने, और रामायण में भी, और उस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने कुछ और भी बहुत सारे पात्रों, प्रसंगों की जो है वो कल्पना की है, तो उसको जो है अपने काव्य में जगह दी है। आप ये देखिए, है ना। तो और उसमें साधारण लोगों का खास महत्व है, और जिनको हम वानर भालू वगैरह कहते हैं कि ये वास्तव में वानर और भालू थे नहीं, ये इनका वानर गण चिन्ह रहा है दरअसल, और उस वजह से जो है ये आदिवासी हैं। और ये सवाल जो मैं शुरू में भी उठा रहा था कि जो है वो आज के संदर्भ में अगर तुलसीदास की प्रासंगिकता हम लोग देखने की कोशिश करें, तो सबसे बड़ा तो जो है ये जो आदिवासी हैं,
इसका चित्रण, इसका वर्णन, इनके जीवन का, इन संघर्ष, इसका चित्रण जो है रामचरितमानस में बहुतायत में पाया जाता है। जिनको हम वानर कह रहे हैं ये आदिवासी हैं वास्तव, और वानर इनका गण चिन्ह है दरअसल। और वानर का प्रयोग तो देखो सेना, वो भारतीय सेना में भी एक बार हुआ, युद्ध में हुआ करता है। जो रूस से वानर सेना आई थी 1971 में, और उन्होंने जो है वो वानर के गले में जो है वो उनको कपड़े पहचाने की शत्रु सेना कौन सी है, उनके गले में जो थैला डाला, बम डाले, और जो वानर है उसकी खास विशेषता ये होती है कि वो जहां से जंप करता है, अगर उसको जगह नहीं मिलती तो वापस वहीं आ जाता है वो। तो वो वानर जंप करता था और शत्रु के टैंक उड़ा देता था, शत्रु की सेना में बम फेंक के वापस भाग आता था। तो ये इसका प्रयोग तो आधुनिक उसमें अभी किया गया। वानर कोई सेना नहीं है, ये दरअसल वास्तव में आदिवासी है। और इन आदिवासियों के ही संदर्भ में जो है समझने की जरूरत है कि तुलसीदास के का जो है महत्व किस रूप में है। देखिए आदिवासी, इन दिनों भी विकास का सवाल आ रहा है, आदिवासियों का सवाल आ रहा है, कितने ही लोगों को उजाड़ दिया दरअसल, कितने ही लोगों को आप जानते हैं कि जो है वो ऑर्गेनिक खेती के नाम पर कितने आदिवासियों को उजाड़ दिया जंगलों से जगह जगह। हाँ, जड़ जंगल जमीन का जो है जंगल जमीन का संघर्ष अभी भी चल रहा है कितने बड़े पैमाने पर। और ये जो आदिवासी है इनको जो है वो पीड़ित करता है रावण। आप ऐसे ऐसे देखिए। अच्छा, उनमें कोल किरात हैं, भिल है, भिलनी के बेर हम लोग जानते हैं ये आता है, ठीक है। स्वपच है, स्वपच, खस हैं जिसको खासी, अभी मेघालय में चले जाओ बहुत सारे खासी आपको मिल जाएंगे दरअसल, है ना। वो तो ये नाम देखिए, ये सब रामचरितमानस में आते हैं नाम, कोल किरात, भील, स्वपच, खस आदि। तो इन इन आदिवासियों की समस्याएं जो है वो देखने और समझने की दृष्टि से आप ये कह सकते हैं कि भी जो है ये आज के संदर्भ में तुलसीदास जो है या रामायण और पक्ष, ये तुलसीदास का बहुत अधिक महत्व कि ऐसे लोगों पर उन्होंने ज्यादातर पहचान दी और नाम भी लिखा उनका, कि आप ये देखिए पहचान है। और इसे ये समस्या आप जानते हैं कि सामंती समाज में क्या थी, जब राजा हुआ करते थे, राम इसलिए अच्छे हैं कि राम जाके इनसे मित्रता करते हैं, राम जाके जो है वो भले ही ये है कि भाई अपने साथ जो है वो संघर्ष में उनको जोड़ते हैं हमारा सीता को मुक्ति के लिए, लेकिन वो तो सबकी मुक्ति का प्रतीक है, केवल एक स्त्री का मुक्ति का प्रतीक नहीं है, वो सब मुक्तियों का प्रतीक है। अब इसलिए वो सब मिलके अपनी मुक्ति भी जो है उनके साथ संघर्ष करते हैं, और ये नहीं करते कि सामंत क्या करते थे, इनका शिकार करते थे। एक परंपरा रही है, राजा जाता था और जैसे और जो जंगली जीवों का करता है ऐसे ही वो दौड़ता था, भागता था और उसका शिकार करता था राजा। और जब अंग्रेज आए तो उन्होंने क्या किया कि इनको पकड़ लिया और पकड़ पकड़ के इनको जो है बेच दिया जगह जगह, वहां जाके लेबर करेंगे, परिश्रम करेंगे, या ऐसी जगह भेज दिया जहां जो बीड़, जहां रह नहीं सकता कोई, उनसे मार मार के बांध के बंधुआ मजदूरी की तरह से काम कराते थे दरअसल। तो अंग्रेज ये काम करते थे। अब अगर जो है वो इस संदर्भ में तुलसीदास को देखें कि वो राम भक्ति में खुद को जोड़ते हैं, उनको राम राम वो कोई बहिष्कारी प्रवृत्ति के नहीं है कि इनका बहिष्कार करें, राम की भक्ति ये नहीं कर सकते भाई। बहुत सारे लोगों को तो नहीं चढ़ने दिया जाता ना मंदिर वगैरह में सब है? तो ये तो उसके अधिकारी नहीं है, बल्कि वही अधिकारी है, वही जो उपेक्षित है, वही जिनको जो है वो जंगलों में निकाल बाहर किया गया। जब क्या था कि बहुत सारे जंगली लोग ऐसे जंगल में चले गए थे आदिवासी, जो लड़ते लड़ते हार गए, डर के मारे दूर जगह पहुंच गए और वहां छिप गए जाके। हाँ, ये तो इनकी मुक्ति का संघर्ष जो है वो एक तरह से राम का संघर्ष भी है। और जो है और उनके उनके प्रति बहुत प्रेम है। झूठे बेर खाते हैं शव उसके, जो है वहां पे देखिए शबरी का, है भिलनी है, वो भील है मतलब भील जाति। और इतना स्नेह है। और इससे ये पता चलता है कि एक इस दृष्टि को हम लोग कि इनका विकास जो है वो कैसे हो सकता है, क्या इनको दबाया जाए, और ये विस्तारवादी जो दृष्टिकोण है। देखिए हम लोग जो साम्राज्यवाद, जो ग्लोबलाइजेशन है, इसको सिर्फ जो है ग्लोबलाइजेशन, भूमंडलीकरण, वैश्वीकरण ही ना कहें, बल्कि ये एक नव साम्राज्यवाद है, ये नई तरह का साम्राज्यवाद। और ये जो है साम्राज्यवाद, कितनी सारी कंपनियां आके जो है इन दिनों जंगल को उजाड़ रही हैं जगह जगह,
जगह जगह जंगल जंगल के जो जंगली जातियां हैं जिनको हम आदिवासी कहते हैं, वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं दरअसल। तो इस विस्तारवादी नीति का जो है विरोध है रामचरितमानस में, राम के चरित्र। राम जाते हैं तो उनको ये नहीं कि गुलाम बना लेते हैं, उनको स्वायत्त करते हैं, कहते हैं भाई तू अपना राज्य कर यहाँ, है हाँ। लड़ते भी हैं, क्योंकि जो है वो शत्रु है। वो साम्राज्यवादी रूप किसका है? साम्राज्यवादी रूप वास्तव में रावण का है। वो अपने साम्राज्य का विस्तार करते हैं और जगह जगह इनको गुलाम बनाते हैं, डराते हैं, इत्यादि इत्यादि बहुत तरह के काम वो करते हैं। और जहां मदद जाते हैं उनको गुलाम बना लेते हैं, पकड़ के खा जाएंगे, मार लेंगे, गुलाम बना लेंगे, काम कराएंगे। ये साम्राज्यवादी जो है वो रवैया है, वृत्ति है। और तुलसीदास इस साम्राज्यवादी वृत्ति का विरोध राम के माध्यम से करते हैं। वो जहां जाते हैं वहां उनको राज्य जो है स्वतंत्र रूप में सौंप देते हैं, ऐसा नहीं कि उस पर कब्जा कर लें। और मित्र मान के, मित्र भाव, मित्रता रखते हैं। ऐसे ही जो है वहां रावण को भी किया, तो आप जानते हैं कि वो विभीषण वहां रहे। तो ऐसा नहीं है। तो ये विस्तारवादी जो है नीति का एक तरह से विरोध है। और तुलसीदास के समय में जो संघर्ष हो रहे थे, युद्ध हो रहे थे, आप समझिए कि जो है ये विस्तारवादी जो है वो रवैये और उसकी नीतियों के बहुत सारे युद्ध उस समय हुआ करते थे। मध्यकाल में भी ऐसा नहीं है, बल्कि मध्यकाल ही क्या है, ये तो नवजागरण के आसपास का समय है, अकबर का समय है। और अकबर का भी कुछ ना कुछ असर जो है वो उनके साम्राज्य का रहा होगा तुलसीदास के दिमाग। अकबर ने बहुत सारी चीजों को जो है वो शांत किया था, संतुलित किया था। ये सारा जो लड़ाई झगड़ा जो जो ये गुट घुसाया, वो घुसाया, वो लड़ रहा है, वो मारकाट मचा रहा है, तो उसकी तरह से वो सब जो है कम हो गया, विकास हुआ। और जब जो जिसको 15वीं शताब्दी कहते हैं, 15 से आगे 16वीं शताब्दी, उस समय लिखा ये जो है वो लिखा है, खुद मार्क्स ने भी लिखा है कि दिल्ली जो है एक बहुत बड़ा जो है वो शहर था, व्यापारिक केंद्र था। उस समय व्यापार का विकास होता है। तो एक तरह से जो है एक रूप जो राम राज का, कि जिसमें जो है वो और बहुत लोगों को जो है वो समाहारी संस्कृति रही है जो है अकबर की, वही समाहारी संस्कृति जो है वो दृष्टिकोण जो है तुलसीदास के यहाँ विकसित हुआ। और झांसी का तो उल्लेख मैंने पहले किया था। उन समय में, इस समय ये नहीं था, खुद वो मस्जिद में सोते थे। उन्होंने लिखा है कि मांग के क्या मस्जिद में सोई, लेनो एक न देनो दो। तो ऐसा कोई वैर भाव नहीं था दरअसल, जैसा आज हम लोगों को दिखाई पड़ेगा। तो एक ही आदर्श रहा होगा जरूर उनके जो है समाहारी संस्कृति वाला। क्योंकि इसीलिए और विनय विश्वास ने अपनी इस किताब में इस बात को रेखांकित किया है कि जो विभिन्न तरह के, जैसे सगुण अगुण, नहीं कछु भेदा, अगुण और सगुण में विभेद चल रहा था, तुलसीदास ने कहा कि नहीं है भाई इसमें कुछ, है ना। अच्छा, इसी तरह के जो है वो शैव और शाक्त और ये सब जो विनय ने लिखा है इसको, कि उन सब में जो है वो भेदभाव को जो है वो कम करने की कोशिश की समारी। और ये जो साधारण लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं, विभिन्न दूसरे तरह के आदिवासी हैं, इन सब को जो है वो समाहित करने की कोशिश की। तो अपने समय में जो है विभिन्न तरह के, उस समय जादू टोना वगैरह, अंधविश्वास और आज ओझा पोझा जो आजकल दिखा, वो सब जो है बहुत हुआ करते थे। लोग उन्हीं के जो है पचड़ों में पड़े रहते थे। कई हठयोगी होते थे, अच्छा वो जो है अपना जो है वो बनाए रहते थे फॉलोवर उनको, है? तो ये इन सभी चीजों से जो है वो तरह तरह के अंधविश्वासों से निकल के तुलसीदास ने एक राम का स्वरूप, जो तुलसी भक्ति का जो स्वरूप जो है राम की भक्ति का खड़ा किया, उसमें इन सब का समाहार है वास्तव में। तो और उसमें सभी लोग शामिल हो सकते हैं। ये जो है पंडितों की ये डॉक्टर रामविलास शर्मा ने ये लिखा है कि ये जो वास्तव में जो समाहारी चीज, ये तो समाहारी शब्द मैं जो है इस्तेमाल कर रहा हूं, उन्होंने दूसरी चीज लिख के दूसरे तरह से लिखा है। उन्होंने कहा कि ये पंडितों की इजारेदारी तोड़ने वाली है तुलसी की भक्ति। उसमें ये सब शामिल हो जाते हैं, दरअसल आदिवासी भी हो जाते हैं, अच्छा साधारण लोग भी हो जाते हैं, स्त्रियां भी हो जाती हैं, इत्यादि इत्यादि सब शामिल हो जाते हैं। यहाँ तक कि विनय ने तो अपनी किताब में जो है ये भी जो है वो रेखांकित किया है कि जो है वो इस समय राम का, चूंकि वो भगवान वाला रूप है, तो जो दुष्ट हैं वो भी अपने उद्धार के लिए राम को ही स्वीकार करते हैं, उसी भक्ति में ही समाहित हो जाते हैं, समार हो जाता है उनका, है। अब ये देखिए,
तो एक समाहारी संस्कृति की बात आप कीजिए, और उस समाहारी संस्कृति की आज के दौर में कितनी जरूरत होगी। और इस साम्राज्यवादी जो वृत्ति है, जो कि जो है वो अपना वर्चस्व कायम करना है और दूसरे को जो है वो गुलाम बना लेना है, तो इस वृत्ति का विरोध तुलसीदास में है। और समाहारी, और इन दिनों तो कितना ज्यादा आप देखोगे मॉब लिंचिंग होती है, ये होता है वो होता है, और कितना ज्यादा विभेदीकरण है, हाँ, बहिष्कारी संस्कृति है। वो बहिष्कारी संस्कृति की तुलना में समारी संस्कृति की बात तुलसीदास ने की। और उन चीजों को जो है, सबसे अच्छी बात यह है कि विनय विश्वास ने अपनी किताब में उस चीज को रेखांकित किया है, दर्ज किया है, उसका उल्लेख किया है दर्ज। और जो है तीसरी बात, हाँ, अच्छा है, अच्छा, एक एक जो है वो अंतिम बात जो है, वो अंतिम हिस्सा जो काव्य सौंदर्य वाला है, उस पर जो है बहुत लोग बहुत कुछ पहले भी बोला गया है। और उसमें देखिए, वो सबसे बड़ी बात है कि दो तीन बातें हैं, बस उसमें ये उल्लेख करके मैं अपना जो है वो ये समाप्त करूंगा, काफी समय हो गया लग रहा है बोलते हुए। तो उसमें जो अप्रस्तुत विधान है, उस पर विस्तार में जो है लिखा है विनय ने। और अप्रस्तुत की जो है विशेषता ये बताइए, तुलसीदास की विशेषता क्या है? तुलसीदास की विशेषता ये है कि वो रूपक जो है वो बांधते हैं। अप्रस्तुत में केवल उपमा, छोटी छोटी चीजों का जिक्र, ये सब नहीं करते, बल्कि वो रूपकों का निर्माण करते हैं। और वो रूपक सम्राट हैं तुलसीदास, दरअसल ये रूपक सम्राट कवि हैं तुलसीदास, ये उन्होंने लिखा है। और अनेक जो है रूपकों का जो है प्रकृति से वो कैसे लेते हैं, और साधारण लोगों से कैसे लेते हैं, दरिद्र लोगों से कैसे लेते हैं, और दरिद्रता का एक व्यापक जो है वो अकाल, दरिद्रता, भूख, और इस सब के भी जो है बहुत सारे अप्रस्तुत जो है यहाँ मौजूद हैं। इसको जो है विनय ने यहाँ दर्ज किया। और उसमें जो है जो एक चीज है, जो अंतर उन्होंने बताया पहले की तुलना में तुलसी का अपना क्या है। एक तो उन्होंने कहा कि प्रकृति का प्रस्तुत के रूप में जो है वो प्रयोग करते हैं, और जो विषय है जैसे, और कई जगह उल्टा भी है कि प्रकृति प्रस्तुत हो जाती है, और मानव के भाव और मनुष्य अप्रस्तुत हो जाता है दरअसल। और वरना तो मनुष्य प्रस्तुत होता है और प्रकृति अप्रस्तुत रहती है। तो ये दोनों तरह की चीजें जो है मिलती हैं, और ज्यादा जो है वो भी मिलता है तुलसीदास में। तो ये अंतर करते हुए उन्होंने उनके रूपकों की बहुत बात की है, उनकी विभिन्न तरह की शैली, नाटकीय शैली, संवाद शैली, अनेक तरह की जो है वो शैलियों का भी जिक्र किया है दरअसल, उनके कला पक्ष को। और कला पक्ष उनका बहुत जो है एक तरह से समृद्ध है। और कृषि का भी जिक्र बहुत किया कि कृषि के रूपक लेते हैं। वास्तव में कुछ लोग तो ये कहते हैं कि कृषि रामचरितमानस का ढांचा है। विनय ने बताया कि जल ढांचा है। तो कृषि मतलब ये है कि खेत है, खेत में जो है वो जो सीता कहते हैं कि हल की जो लीक होती है वो उसको सीता कहते हैं। और वो जो है रावण रूपी अंधकार ने उसको ढक रखा है, सूर्य रूपी राम निकलते हैं, सूर्यवंशी, और उसको सीता को वहां से मुक्त करते हैं दरअसल। तो एक तरह का ढांचा वो कृषि जो है वो व्यवस्था पर आधारित है। कृषि प्रधान देश भी था, तो कृषि की ओर चीजें आती हैं, ये रूपक है। और रूपक को जो है उन्होंने बहुत महत्व दिया है, और इस तरह से जो है वो और वर्णनात्मकता भी तुलसीदास को, दृश्यों का, बड़े बड़े दृश्यों का निर्माण किया। शुक्रिया दोस्तों हैं, मैंने लग रहा बहुत समय ले लिया, और मैं आभारी हूँ साहित्य जो है वो विवेक का, कि जिन्होंने मुझे इस किताब पर बातचीत के लिए अवसर प्रदान किया। और पुनः बधाई विनय विश्वास को। अच्छा, नमस्ते। सत्य प्रकाश जी कहाँ हैं? अच्छा, चलिए, मैं ये धन्यवाद ज्ञापन का वो है। नहीं, आ गए सत्य प्रकाश जी। हाँ, मैं धन्यवाद, आभार सर का इतने महत्वपूर्ण व्याख्यान के लिए। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन क्योंकि समय की एक पाबंदी है, मैं इस पूरे आज के कार्यक्रम के अंतिम कड़ी के तौर पे जो है हमारे प्रिय कवि आलोचक डॉक्टर विनय विश्वास जी से आग्रह करूंगा कि वो आए और अपनी बात रखें। बात कुछ विशेष नहीं रखनी है, लेकिन ये बात कहना जरूरी है कि मित्रवर बली सिंह मेरे हम लोग साथ पढ़ते रहे हैं और बहुत पुराने मित्र हैं। और मैं बहुत पहले से जानता हूँ इस बात को
कि बली सिंह की अपनी एक शैली है, अपनी एक विशेष शैली है और वो जैसे कोई रुक-रुक कर बढ़ता है आगे, उसी तरह से बली सिंह ठहर-ठहर कर चीज़ों के बारे में चर्चा करते हैं। और तो बली सिंह से को समझने के लिए असल में एक धैर्यशाली पाठक या धैर्यशाली श्रोता होना बहुत ज़रूरी है। रुक-रुक कर बढ़ते हुए बली सिंह बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज भी अपने वक्तव्य में कह गए हैं और उन्होंने अनेक बिंदु उनके वक्तव्य से बहुत स्पष्ट हुए हैं। जैसे लोक कोई अमूर्त अवधारणा नहीं है। ये उन और लोक में कितनी सारे स्तर हैं, कितनी सारी तहें हैं जिनके बीच तरह-तरह के संबंध बनते बिगड़ते रहते हैं, वो सब भी देखा जाता है। इसके अलावा भूमंडलीकरण और निजीकरण पर बात करते हुए उन्होंने भूमंडलीकरण में जो विशेषता है कि समूह और समाज के विरोध में व्यक्ति और उसकी निजता स्थापित होती है। तो ये जो निजता है, इसका जो सामाजिक आधार है, वो बली सिंह के वक्तव्य से स्पष्ट हुआ। अस्मितामूलक संघर्षों के बारे में भी उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही और नव साम्राज्यवाद के बारे में बहुत महत्वपूर्ण बातें कही। तुलसी के बारे में बहुत महत्वपूर्ण बातें उन्होंने अपने वक्तव्य में कही। मित्रवर बली सिंह का बहुत-बहुत धन्यवाद। हालाँकि धन्यवाद शब्द इसके लिए कम है। उन्होंने बहुत परिश्रम से और वो लग रहा था कि कितना परिश्रम बली सिंह ने किया है इस वक्तव्य के लिए और बड़ा सार्थक परिश्रम है। बहुत सारी बातें जैसे लोक के भीतर लोक बसता है, लोक के भीतर अनेक लोग बसते हैं। ये इस तरह के वाक्य बहुत महत्वपूर्ण, बहुत अच्छे वाक्य बली सिंह ने कहे और ये बताया कि तुलसी ने जायसी की शैली अपनाई और जिससे ये साफ पता लगता है कि समाहारी संस्कृति के कवि हैं तुलसीदास, जो आज की बाज़ारू संस्कृति के विरोध में जाता है। आदिवासी अस्मिता के बारे में भी बहुत चर्चा की। बहुत महत्वपूर्ण व्याख्यान है ये और निश्चित रूप से तुलसीदास की प्रासंगिकता पर जब बात होगी, तो इस व्याख्यान की चर्चा ज़रूर होगी। ऐसी आशा और ऐसा विश्वास है। बली सिंह बहुत-बहुत धन्यवाद फिर से और जितने लोग जुड़े शुक्रिया। हैं इस कार्यक्रम में उन सबको बहुत-बहुत धन्यवाद। सत्यप्रकाश सिंह, डॉक्टर सत्यप्रकाश सिंह जिन्होंने संचालन किया, उनको बहुत-बहुत धन्यवाद और जो हमारी टीम है, जिसमें ज्योति इसका तकनीकी पक्ष देखती हैं स्टूडियो से और नीरज कुमार मिश्र जो इसकी सारी व्यवस्थाएँ करते हैं, बड़ी उदारता से और बड़ी लगन से। उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ और अगले रविवार को किताब तो असल में बहाना है, चर्चा तो तुलसीदास की होनी चाहिए। ऐसा मुझे लगता है तुलसीदास हिंदी के सबसे बड़े कवि हैं, सबसे समर्थ कवि हैं, तो उनकी सामर्थ्य की परतें अनेक व्याख्यानों से उभरें, सामने आएँ और ऐसा हो भी रहा है, ये संतोष का विषय है। तो अगले हफ्ते हम फिर से जुड़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।